12। जब से सरकार बदली तभी से हमारी ग्रांट रोक दी गई। 6 महीने से सरकारी तरफ से कोई फंड नहीं आया। हम घर का खर्च चलाएं या फीस जमा करें? टीचर कुछ पूछ नहीं, अरे अब मोबाइल लाओ तो कहाँ से लाओ? फीस जो टीचर है उनकी सैलरी भी नहीं दे पा रहे। जब से लॉकडाउन लगा है तब से कोई सैलरी नहीं मिली। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म। ज़िंदगी कैसे चलती है? ज़िंदगी चलती रहे इसके लिए सांसों का चलता रहना ज़रूरी होता है, और सांसें चलती रहे इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आपके पेट में अनाज आता रहे, आपके घरों में चूल्हा जलता रहे। लेकिन कोरोना के नाम पर और कोरोना के दौर में न जाने कितने ऐसे ख़ानदान हैं जिनके घरों में चूल्हा अगर बुझा नहीं तो चूल्हा जो है वो कमज़ोर ज़रूर पड़ चुका है या उसकी आग बहुत धीमी हो चुकी है। दरअसल ऐसे कई मामले हैं मुल्क भर में, कई रियासतों में। जिस तरह से जो हालिया रहा है जोर जीडीपी का, उसके बाद आप देखें कि जीडीपी की गिरावट ने मईशत की रफ्तार को बहुत हद तक स्लो कर दिया है, और इसकी वजह से कई सारे ऐसे ख़ानदान हैं जिनके घरों में चूल्हा जले तो कैसे जले, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनकर सामने आया है। ऐसे छोटे तिजारती शोबे और ख़ास तौर से उन लोगों के भी मामलात बहुत मुख्तलिफ हो गए हैं जिनका इन्हिसार छोटी मोटी तनख्वाहों पर होता है, चाहे वो किसी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर हों या फिर हम एक ताज़ा आज आपको हम खबर दे रहे हैं मध्य प्रदेश के हवाले से कि मध्य प्रदेश में जो आइम्मा हैं, जो मौज़नीन हैं, उनकी तनख्वाहें भी तकरीबन 6 महीनों से नहीं मिली हैं। हालांकि जो तनख्वाह की रकम है बहुत कम है, बहुत मुश्किल से वो उस पर अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन वो भी उन्हें मयस्सर नहीं है। जब से सरकार बदली तभी से हमारी ग्रांट रोक दी गई। 6 महीने से सरकारी तरफ से कोई फंड नहीं आया। हम घर का खर्च चलाएं या फीस जमा करें? टीचर कुछ पूछ नहीं, अरे अब मोबाइल लाओ तो कहाँ से लाओ? फीस जो टीचर है उनकी सैलरी भी नहीं दे पा रहे। जब से लॉकडाउन लगा है तब से कोई सैलरी नहीं मिली। तो आपने जिन लोगों के बयानात सुने हैं अभी, हालांकि हमने थोड़ी थोड़ी बातें आपको सुनाई हैं ताकि आप महसूस कर सकें कि इनका दर्द क्या है और इनकी मुश्किलात कैसी है। जिन्हें बहुत आसानी से खाना पीना मिल रहा है, जिनका सारा कारोबार चल रहा है, जिनके तमाम आराम और आराइश का इंतज़ाम है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनकी बिल्कुल गिनी चुनी, यानी कहते हैं गिना चुना रकम उनके हाथों में आता है तनख्वाह के तौर पर, जब वो पैसे भी 5 महीनों 6 महीनों साल भर से वो पैसे हाथों में नहीं आते हैं, तो ये उनका दिल जानता है कि उनके साथ क्या बीत रही है। जब उनके अपने घर के कोई फ़र्द, जब वो कोई बीमार पड़ता है, या फिर जब किसी की पढ़ाई की तालीम के खर्च का बोझ उठाना पड़ता है, तो वो मुश्किल वो खूब समझते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि दरअसल ऐसे हालात क्या खुद ब खुद बनते चले गए, या इसमें ऐसा भी रहा कि कई लेवल पर कुछ कोशिशें और की जा सकती थी जिसमें कुछ नाकामी रही। हमारे साथ इस ख़ास मौजू पर आज हम जिस पर बातचीत करेंगे, इसमें कुछ ख़ास मेहमान भी होंगे, हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरठ से हमारे साथ तंजीर अंसार जुड़ेंगे, भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ेंगे, और एमपी कांग्रेस के तर्जुमान भूपेंद्र गुप्ता होंगे, और साथ ही एमपी बीजेपी के तर्जुमान नेहा बग्गा होंगी। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की सबसे पहले बात करते हैं। मध्य प्रदेश में हुकूमत बदली है, जाहिर सी बात है, कमलनाथ की हुकूमत थी, उसके बाद वहाँ जिस तरह से सियासी तब्दीली देखने को मिली, अब शिवराज सिंह की सरकार है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार बदलने के बाद कुछ लोगों के लिए शायद ये बहुत मुश्किल वाले दिन सामने आ गए हैं। शिवराज सिंह की हुकूमत में 2018 में मसाजिद कमेटी का बजट 1,33,75,000 रुपए था, जिसमें कमलनाथ हुकूमत ने 2.5 करोड़ 42 लाख रुपए का इजाफा जरूर किया था। लेकिन जब रियासत में एक बार फिर शिवराज सिंह की हुकूमत इक़्तिदार में आई, हुकूमत ने आइम्मा व मुअज़्ज़िनीन के मसाइल की जानिब देखना ही बंद कर दिया। आइम्मा व मुअज़्ज़िनीन को, यानी कि मस्जिदों के इमाम और मस्जिदों के जो मुअज़्ज़िन हैं, उन्हें 6 महीनों से तनख्वाह नहीं मिलने के मामले को लेकर मुहिब्बान भारत कमेटी के अरकान ने
मध्य प्रदेश अखिलती वजीर राम खेलावन पटेल से मुलाकात करने के साथ मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी एसएम सलमान को भी मेमोरेंडम पेश करके इमाम और मुअज्जिन की तनख्वाहों को जल्द से जल्द जारी करने का मुतालबा किया है। तो जब कमेटी के लोग यानी मुहिब्बान भारत कमेटी के लोगों ने जब मुलाकात की तो मुलाकात के बाद उनका कहना क्या था और जो सलमान साहब हैं वो क्या कहते हैं, मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी, इन दोनों का बयान आपको सुनाते हैं। सरकार बदली और कांग्रेस की जगह भाजपा सरकार ने शासन संभाला, तभी से हमारी ग्रांट रोक दी गई। जैसा वो कह रहे थे हमने वैसा का वैसा वेंडर सिस्टम लागू करके और पूरे वेंडर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने वहीं मतलब सतपुड़ा जाके बनाए, अल्पसंख्यक विभाग में बैठ के बनाए। उनके अकाउंट ऑलरेडी खुले हुए थे, उनके बैंक अकाउंट से लिंक करा बैंक को, सब करके दे दिया गया। अब उसके बाद उन्होंने कहा जब ये दे दिया गया तो कहना है कि ये इमाम मुअज्जिन के जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो आप दीजिए। अब अपॉइंटमेंट लेटर 200 300 रुपये के पुराने ज़माने के 25 साल पहले 30 साल पहले, तो उसके ऊपर उनको ऑब्जेक्शन कि अब ये आप इनको 3000 क्यों दे रहा हो, 4000 क्यों दे रहा हो, और ये हमारे साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। कई संस्थाएं ऐसी हैं जो इनको आप डायरेक्ट दे रहा हो ग्रांट। अल्पसंख्यक कमिश्नर से मिलेंगे और उसके बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह साहब से मुलाकात करके उनसे इस मसले के ऊपर जो है बात करेंगे कि जल्द से जल्द जो है इमाम मुअज्जिन की तनख्वाह है उनको रिलीज़ की जाए और जिससे उनके घर जो परेशानियाँ हैं और जो थोड़ी उनकी जो है कम हो पाए। तो ये मसला है, इसमें कुछ तकनीकी बातों का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन वो तकनीकी बातें क्या हैं और क्या उन तकनीकी बातों का या तकनीकी मसले का इजाला मुमकिन नहीं है। ऐसे कुछ सवालों के साथ हम रुख कर रहे हैं अपने नुमाइंदे मेहताब आलम का, जो हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं, और नेहा बग्गा हमारे साथ, जैसा हमने आपको बताया, तर्जुमान है बीजेपी मध्य प्रदेश की, और भूपेंद्र गुप्ता है तर्जुमान मध्य प्रदेश कांग्रेस की, और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार भी जुड़ रहे हैं जिनसे हम स्कूलों के हवाले से बातचीत करेंगे। मेहताब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ, ये तकनीकी जो बताया जा रहा है कि वजह है, मेहताब, ये तकनीकी वजह बड़ा अच्छा मतलब इस्तेमाल करने में तो आसान लगता है कि तकनीकी वजह कह दिया गया, लेकिन इस एक लफ्ज के वजह कर 6 महीनों से किसी के घरों में चूल्हा जले या ना जले या कैसे जले, ये सवाल बनकर सामने आ जाता है। मेहताब, इसकी जरा ब्रीफ बताएं कि क्या है दरअसल पूरा मामला। पहले मैं आपको बता दूं कि मसाजिद कमेटी का वजूद जो है ये रियासत भोपाल और इंडियन यूनियन के बीच में जो मर्जर एग्रीमेंट हुआ था उसके जरिए ये अमल में आया था। और नवाब भोपाल ने जब एग्रीमेंट किया था तो उन्होंने कहा था जिस तरह से मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे की जो मजहबी रहनुमा है, रियासत जिस तरह से उनको नजराना पेश करती है, हुकूमत इंडियन यूनियन उसको पेश करेगी। 1956 में जब मध्य प्रदेश बना उसके बाद से अब तक जो है सरकारें बदलती रही हैं और इसे पेश किया जाता रहा है। दिग्विजय सिंह के ज़माने में जहाँ पर 52 लाख इसका बजट था, जब शिवराज सिंह की हुकूमत यहाँ पर रही इससे पहले, तो उसमें इजाफा किया गया और 1,33,75,000 रुपये इसका बजट हुआ। और फिर जब कमलनाथ जी की हुकूमत आई तो उसमें 2,42,00,000 का इजाफा किया गया। ये तमाम चीज़ें अपनी जाती रही, लेकिन अभी उसमें यह कहा कि वेंडर सिस्टम को लागू किया जाना है। तो हमारी जो मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारान से बात हुई, उन्होंने कहा कि वेंडर सिस्टम के तहत जो भी चीज़ें थी, मसाजिद कमेटी के जितने भी इमाम मुअज्जिन हैं उनकी तमाम तफसीलात, उनके अकाउंट नंबर उनको भेजे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक जो है ग्रांट या उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया। और हमारे साथ यहाँ पे मुफ्ती फैयाद आलम भी मौजूद है, मुहिबान भारत के लोग भी मौजूद हैं। आपने भी मुलाकात की थी अखिलती वजीर से, अपनी तनख्वाहों को लेकर क्या हुआ? जी, हम अइम्मा मुअज्जिनीन की एक जमात जो है तकरीबन 10 लोगों की जमात थी, उसको लेकर हम गए थे मुलाकात करने। अल्पसंख्यक के जो वज़ीर हैं मंत्री राम खेलावन पटेल साहब, उनसे हमने मुलाकात की और उनके पास हमने पूरी सूरत हाल रखी। हमने एक एप्लीकेशन भी दिया तमाम अइम्मा मुअज्जिनीन की जानिब से कि जून के महीने से अभी तक हम अइम्मा मुअज्जिनीन को जो है तनख्वाह नहीं मिली है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी है अइम्मा मुअज्जिनीन को। हमने मुलाकात की, हमने अपनी बात रखी, तमाम अइम्मा मुअज्जिनीन की बात रखी, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हम इस पर जल्द ही कार्रवाई करते हैं और जल्द ही तनख्वाह जारी करवाते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और अभी तक अइम्मा मुअज्जिनीन के खाते में
कोई भी पैसा नहीं आया, इनको तनख्वाह नहीं मिली है। तनख्वाह नहीं मिली। यहाँ पे मुहिबान भारत के लोग भी विशाल जो है, आप लोग जो है इस तमाम मामले को लेकर आप खुद वजीर के पास गए थे, आपने यहाँ पे भी मुलाकात की, क्या रिजल्ट आया? क्या लग रहा है आपको कि टेक्निकल वजूहात की वजह से तनख्वाहें रुकी या कुछ और भी है? नहीं, देखिए, टेक्निकल वजूहात तो नहीं है, नहीं लग रही मुझे। तो सबसे लग रहा है कि इसमें ये गंभीर नहीं है या इनको परवाह नहीं है। ये गंभीरता के साथ विचार नहीं कर रहे हैं कि ये इमाम, मुअज्जिन, पुजारी जो भी हैं, जिनकी भी तनख्वाहें रुकी हुई हैं, इनके भी घर हैं, बीवी बच्चे हैं, सारे लोग हैं जिनके पीछे हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, उनके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और उनकी फिक्र नहीं है। मंत्री जी से मिला, उन्होंने तो हमको तो ताज्जुब ये होता है कि उन्होंने कहा कि 6 महीने तो मुझे समझने में लगेंगे। अब जब वो 6 महीने समझेंगे, 6 महीने से इनको और तनख्वाह नहीं मिली, मतलब 12 महीने हो जाएंगे उनके हिसाब से, और ये 1 साल तक तब तक क्या करेंगे? और दूसरा मसला ये हुआ कि अगर मसाजिद कमेटी कुछ जरिए बनाकर इनको पैसा देना चाहती है तो हुकूमत ये कहती है कि वो पैसा जो आप दे चुके हैं उनको, वो हम आपको नहीं देंगे। तो ये किस तरीके का इंसाफ है, किस तरह की फिक्र है, ये समझ में नहीं आ रहा है। दोनों लोग सत्ता में रहे, दोनों को कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ दोनों हमसे खेलते रहते हैं और हमारे से हमदर्दी जाहिर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारे लिए कोई काम नहीं करते। एक्चुअल में हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे विशाल जो है, जो अप्रैल, मई, जून की जो तनख्वाहें अदा की गई थी, वो मसाजिद कमेटी ने अपने रिसोर्सेज से अदा की थी, वो गवर्नमेंट ने नहीं दी थी, और उस पैसे को भी अब वो वापसी की बात नहीं की जा रही। जैसा कि जावेद साहब ने कहा मुहिबान भारत के, कि अब हुकूमत ये कह रही है कि आपने हमारी मर्जी के बगैर तनख्वाहें क्यों दी थी, उस पैसे की जवाबदारी, देनदारी हमारी नहीं होगी। ठीक है, मैं इस पे जरा अपने जो मेहमान हैं मेहताब, उनसे बातचीत करता हूं। मैंने बताया कि भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ हैं, कांग्रेस के तर्जुमान हैं मध्य प्रदेश में, और नेहा बग्गा हैं बीजेपी के तर्जुमान, एमपी के तर्जुमान हैं। तो भूपेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है कि इन चीज़ों को इतना ऐसा लगता है कि बहुत हल्के में लिया जाता है, और कई बार ये भी होता है कि जिस बात को लेकर लोगों को उम्मीद रहती है कि अगर हमारा कोई मसला है तो जो हिज़्ब इख्तलाफ है, यानी जो अपोजिशन जमात है, वो शायद हमारी बातों को या हमारे मसाइल को हाईलाइट करेगी, उसको लेकर सरकार पर दबाव बनाएगी, तो हमारे मसले हल हो सकते हैं। क्या भूपेंद्र जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि अपोजिशन का रोल कुछ हद तक इस मामले में होना चाहिए था? चूंकि आइम्मा व मुअज्जिनीन, मैं बता दूं नाज़रीन को भी, आइम्मा यानी जो मस्जिदों में इमाम होते हैं, जो नमाजें पढ़ाते हैं, मुअज्जिन जो मस्जिद में अज़ान देते हैं, तो इनकी तनख्वाहें 6 महीने से रुकी पड़ी हैं। मैं हिज़्ब इख्तिलाफ के नाते कांग्रेस का क्या मौक़िफ़ है, यह जानना चाहता हूं। भूपेंद्र गुप्ता जी। देखिए, हमारी जब सरकार थी तो हमने तो दोनों के, पुजारियों के भी और इनके जो आपके मुअज्जिन और इमाम थे, इनकी तनख्वाह में इजाफा किया, बजट बढ़ाया। हमारी लगातार कोशिश है कि ये जो है, ये इन्हें सहायता पहुंचनी चाहिए। अब चूंकि जो है हमारे पास एक ही फोरम होता है कि हम जो है विधानसभा के अंदर इस बात को उठाएं और सरकार पर दबाव बनाएं, तो विधानसभा के सत्र नहीं हो रहे हैं और कोरोना के नाम पर इन सब कुछ टाला जा रहा है। तो जो वैधानिक प्रक्रियाएं हैं, वो वैधानिक प्रक्रियाओं में हम हस्तक्षेप करने की जितनी स्थिति में है उतना उसमें वहाँ पर आ ही नहीं रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि हम आवाजें उठाते हैं। आज ही जब आपने हमारे ध्यान में लाया है तो इस आवाज को हम उठा रहे हैं, लेकिन गूंगी बहरी सरकार है, तो ये जो है इस तरफ से एकदम बेखबर है और इसको किसी की फिक्र ही नहीं है। इन्हें तो गरीबों की फिक्र नहीं, मजदूरों की फिक्र नहीं। आज 15 लाख मजदूर प्रदेश में आए हैं बाहर से लौटकर, वो भी इसी तरह मारे फिर रहे हैं। तो ये जो है सरकार झूठी घोषणा करने में करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। अभी 40,000 की लगभग घोषणाएं कर दी हैं चुनाव जीतने के लिए, लेकिन जिन लोगों का वाजिब हक है, जिन लोगों को पैसे मिलने चाहिए, जिससे उनका जीवन यापन हो, जो आजीविका का उनका साधन है, उसकी तरफ से सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है। उसकी तरफ से सरकार आंख मूंद कर बैठी है। नेहा बग्गा जी, बड़ा अच्छा मौका है अभी इंतखाबात का, और कुछ जगहों पर नहीं बल्कि हर जगहों पे जहां जहां तशहीर होगी और जिस तरीके से होगी, चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हो या डिजिटल हो, हर जगह ये बताया जाएगा कि हमारी रियासत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अमन चैन है, सबके पेट में अनाज जा रहा है, सब लोग ठीक हैं। लेकिन नेहा बग्गा, क्या ये बेहतर नहीं होता कि उस तारीफ में ये भी जुड़ जाता कि जो मसाजिद यानी मस्जिदों के इमाम जो नमाज अदा कराते हैं, पढ़ाते हैं, और मस्जिदों के मुअज्जिन जो अजान देते हैं, उनको 6 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है? देखिए, आपका जो सवाल है वो बिल्कुल सही है, और ऐसा होता तो बहुत खुशी की बात होती। पर आप देखिए
कि जब दिग्विजय सिंह जी का शासन था तो इन्हीं इमामों के लिए 52 लाख रुपए अलॉट किए गए थे। वहीं शिवराज सिंह जी ने आने के बाद 1,35,077 लाख रुपए जो है वो दिए और लगातार देने का काम भी किया जब बजट में इसका प्रावधान किया। कमलनाथ जी ने आकर उसका एक और जो इनके वचन पत्र जो 1000 वादे इन्होंने किए उसमें एक कदम और बढ़ाकर इसमें इमामों को बड़े बड़े वादे किए, सुनहरे अवसर दिखाए। पर क्या हुआ, सरकार में आने के बाद आपने कई सारी कैटेगरी वहां पर खड़ा कर दी और उस कैटेगरी के तहत आपने जाते जाते क्या कर दिया, आपने कह दिया कि ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत जब आप अपने सर्टिफिकेट, अपना एडमिशन लेटर उसमें ज्वाइन करेंगे तब उसके अनुसार आपके खातों में पैसा भेजा जाएगा। अब जो ये टेक्निकल पेज जो ये फंसा कर गए हैं उसमें शिवराज जी को ये दोषी बनाना चाहते हैं। अब जब टेक्निकलिटी कांग्रेस द्वारा कर दी गई है, कमलनाथ जी ने इन मसाजिद कमेटी के सदस्यों को इस टेक्निकलिटी में फंसा दिया है, तो इसमें शिवराज जी कहां दोषी हैं? मैं तो ये मानती हूं कि मसाजिद कमेटी अगर वाकई सिंसियर है और वो चाहती है इमाम और मौजिन तक तनख्वाह पहुंचे उनकी और समय से पहुंचकर उनका परिवार जो है वो ठीक तरीके से चले, तो इसके लिए अब ये आवश्यक हो गया है कि आप ये जो फॉर्मेलिटीज कमलनाथ जी जिसमें उलझा कर चले गए हैं, वो एक सर्टिफिकेट जो लगाने की बात है, आप वो सर्टिफिकेट लगा दें और खाते में आपके डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो शिवराज जी की सरकार पहुंचाएगी। क्योंकि ये कमलनाथ जी की सरकार नहीं है जिसने 2 लाख रुपए की किसान कर्ज माफी की बात कर दी, जिसने 4,000 रुपए का मैं किसान की बात अभी नहीं कर पाऊंगा, बहुत कम वक्त मेरे पास है। मेहताब, हमने दोनों को सुन लिया। मेहताब, मेरा सवाल ये है कि क्या ये टेक्निकलिटी में फंसाए जाने का जो बात जो अभी नेहा बग्गा कह रही है, क्या वाकई ये कमलनाथ हुकूमत में हुआ? और क्या अगर ऐसा हुआ तो ये तमाम मजहबी इदारों के लिए हुआ, वो मंदिरों के लिए भी हुआ, गिरजाघरों के लिए भी हुआ, गुरुद्वारों के लिए भी हुआ? मेहताब, विशाल, हमें बता दें, देखिए जहाँ पे टेक्नोलॉजीज की बात है, वेंडर सिस्टम का मामला है, तो वेंडर सिस्टम के जिस तरह की जो प्रक्रिया थी उसके लिए भी जो पिछले महीने मसाजिद कमेटी 590 मस्जिदों के इमाम मुअज्जिन की तमाम तफसीलात को भेज चुकी है। उसके बावजूद भी जो है आज तक उनकी तनख्वाहें उनके अकाउंट में नहीं आई। इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, ज़ाब्ता अखलाक के नफाज की बात करते हैं, तो ये तो अभी जाकर हुआ है, लेकिन अगर हुकूमत चाहती हो तो पिछले महीने में कर सकती। अच्छा, सिर्फ ये जो है यहीं पर नहीं, बहुत सारे दूसरे इदारे हैं जहाँ पर हुकूमत की तरफ से ग्रांट दी जाती है, वहां पर वेंडर सिस्टम को लागू नहीं किया गया। अब सवाल यह उठता है कि जब वहां पर नहीं है तो सिर्फ मसाजिद कमेटी में ही वेंडर सिस्टम को लागू करने के पीछे मंशा क्या है, यह भी समझ में आती है। जी, तो एक सवाल तो ये सामने आ रहा है, भूपेंद्र गुप्ता जी, मुझे इसका जवाब जरा दे दीजिए। सीधी सी बात है कि अगर वेंडर सिस्टम मसाजिद के इमाम और मुअज्जिनीन के लिए कमलनाथ हुकूमत ने कर दिया तो फिर दूसरे इदारों के लिए क्यों नहीं किया? इस वजह से इनकी सैलरी अटकी पड़ी है। भूपेंद्र जी, थोड़ा सा तो इसको जिम्मा लेना पड़ेगा आपको। नहीं, इसका जिम्मा लेने की जरूरत नहीं है। ये जो है, जब फॉर्मेलिटी आप बता रहे हैं पूरी हो चुकी है तो पैसा जो है रिलीज करने में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या गुरेज है? जब सारी चीजें हो चुकी हैं तो उनको पैसा रिलीज करना चाहिए। अब ये क्यों उसमें जो करके बैठे हुए हैं? एक तरफ जो है कहते हैं कि डायरेक्ट जो है बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, और दूसरी तरफ जब डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा डालने की प्रोसीजर बनाई जाती है तो ये उसका विरोध कर रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से पूछे इनसे, इनके तो जो है प्रधानमंत्री ने फार्मूला बनाया हुआ है कि डीबीटी के अलावा कोई काम नहीं होगा, और ये डीबीटी के अलावा हम भी नहीं चाहते कोई काम हो। उस पर आप पर सवाल ये उठ रहा है, जब आपकी हुकूमत थी, मेहताब ने ये सवाल उठाया है अभी कि सिर्फ ऐसा क्यों हुआ, या ये शुभ कार्य हम कह सकते हैं इमाम और मुअज्जिन से क्यों शुरू किया गया कि उनकी 6 महीने की सैलरी अटक गई, ये बाकी इदारों में क्यों नहीं हुआ? नेहा, मुझे आपका जवाब ये चाहिए कि अब जो फॉर्मेलिटीज है, जो टर्म एंड कंडीशन एंड सर्टिफिकेट्स की बात थी, वो पूरे कर दिए गए, तब भी तनख्वाह नहीं रिलीज हो रही है। कब तक रिलीज होगी? तनख्वाह देना कोई ज़ाब्ते अखलाक में नहीं आता। विशाल जी, देखिए, आपने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें मैं सुन रही थी, मसाजिद कमेटी के एक सदस्य बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि शुरुआत में जो ये फॉर्मेलिटीज हैं वो पिछले 6 महीनों में, ऐसा नहीं कि सरकार आते ही, शिवराज जी के आते ही फॉर्मेलिटी पूरी कर दी गई थी। ये दांव पेच में जो फंसाने का काम कमलनाथ जी ने किया है उसमें क्लियर करते करते मसाजिद कमेटी को भी समय लगा है, क्योंकि ये प्रक्रिया पहले से उनके पास नहीं थी, उनके पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं थे, उनके पास जो इमाम है उनके जो कागजात हैं वो नहीं थे। अभी हाल ही में उन्होंने इसको जमा किया है, और अब क्योंकि जमा कर दिया है। जी,
मैं आपको वही बता रही हूँ, क्योंकि अब ये जमा कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सही कह रहे हैं भूपेंद्र जी, मैं आज उनकी बात से सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे शिवराज जी हो चाहे मोदी जी हो, हम डायरेक्ट बेनिफिट देने में ही यकीन रखते हैं। हम राजीव गांधी जी की सरकार नहीं है, हम कांग्रेस की सरकार नहीं है कि 1 रुपया। मेरा सवाल यहाँ पर है, राजीव गांधी ने क्या किया या फिर नरसिम्हा राव ने क्या किया, सवाल है ही नहीं। पूरी हो गई है, सवाल सिर्फ ये है कि फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है। नेहा बग्गा जी, तो क्या हमारे मध्य प्रदेश के अइम्मा और मुअज्जिनीन ये उम्मीद रखें कि उन्हें सैलरी मिल जाएगी? अब जल्द ही सैलरी मिलने की बात है। बग्गा जी से मेरा सवाल था। निश्चित ही मिलेगी विशाल जी, आप इस बात पे यकीन रखिए। चलिए, मैं यकीन रखता हूं, उम्मीद करता हूं कि हमारे इमाम मुअज्जिन भी इस बात को महसूस कर पाएंगे। और नेहा जी और भूपेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहें। थोड़ा सा एक मसला आप निजी स्कूलों का यहां पर उठा रहे हैं कि किस तरह से निजी स्कूलों के हालात जो है अभी वो बद से बदतर कोरोना के दौर में हो रहे हैं। आप सुन सकते हैं इसे, हालांकि हम रिपोर्ट मेरठ की दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस कोरोना के दौर में निजी छोटे स्कूलों के हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। किसी एक रियासत की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश या बिहार, हर जगह लगभग इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं। उनके मसाइल क्या हैं ये आपको पहले सुनाते हैं। क्या बिल्कुल भी बच्चा आने को तैयार नहीं है। ऑनलाइन तो यहाँ ना के बराबर बच्चे हैं, फ़ोन है ही नहीं छोटे बच्चों के पास में। यहाँ की गरीब तबके का बच्चे आदमी है यहाँ पर, फीस जो टीचर है उनकी सैलरी भी नहीं दे पा रहे हैं। 6-7 महीने हो लिए हैं, एक भी टीचर की हम सैलरी नहीं दे पाए अभी तक, और वो छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से। इतना बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा। अभी बच्चों को फिर दोबारा काउंसलिंग की थी, बच्चों को पेरेंट्स को बुलाया था कि ऑनलाइन पढ़ाएं। ऑनलाइन पढ़ाने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं फीस मांगे, फीस कहाँ से देंगे। वो स्कूल वालों के साथ भी परेशानी है, बच्चों के साथ तो है, लेकिन उससे ज़्यादा स्कूल वालों के साथ भी परेशानी है। ये स्कूल फीस पर ही चलते हैं, इसके लिए कोई और ऐसा नहीं है कि वहाँ दूसरी जगह से स्कूल चलते हैं, फीस के आधार पर स्कूल चल रहे हैं। फीस आने रही है, क्योंकि पेरेंट्स के पास कुछ नहीं है तो वो फीस कहाँ से जमा करेंगे। भाई इसमें कारोबार, लॉकडाउन की वजह से कारोबार माइनस चला गया बिल्कुल, और इसलिए फ़ीस जमा नहीं हो पा रही। नहीं तो कौन अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहेगा। हम तो चाहेंगे हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, और पढ़ता है, मार्क्स भी अच्छे लाता है, लेकिन स्कूल वालों का प्रेशर इतना है, मैसेज पे मैसेज हैं कि आपको पेपर दिलाने हैं तो फ़ीस जमा करिए, फ़ीस जमा करिए। अब हम कहाँ से जमा करें? काम तो इतना हमारा माइनस जा रहा है, हम कैसे जमा करें? हम घर का खर्च चलाएं या फ़ीस जमा करें? ये नहीं होगा, वैक्सीन नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, हम बिल्कुल अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों को कुछ समझ में आता ही नहीं। उनसे कुछ पूछो तो उनकी समझ से ही बाहर हो जाता है। टीचर कुछ पूछ नहीं, अरे आप मोबाइल लाओ, तो कहाँ से लाओ? कितना बड़ा मोबाइल लाएंगे? इतने पैसे थोड़ी जो मोबाइल लेके आओ, किसी और का मोबाइल लेके उससे तो काम चला रहे हैं। ये हालात है लगभग पूरे मुल्क में। चूंकि हम ये जानते हैं कि बीपीएल, अंडर बीपीएल भी हमारे यहाँ 40% की आबादी रहती है, तो अब अंदाज़ा कीजिए कि जो बड़ी आबादी है जिनके बच्चे छोटे निजी स्कूलों में जाते हैं, चूंकि अब तो सरकारी स्कूल लगभग ना के बराबर होते चले जा रहे हैं, खासतौर से जो नई आबादी बस रही वहाँ तो है ही नहीं। तंजीर, मैं आपके पास सीधे तौर पे आ रहा हूं। तंजीर, क्या आपने ये देखा है और क्या ये लगभग बड़े पैमाने पर कई और शहरों में इस तरह के हालात बन रहे हैं? तंजीर जी बिल्कुल, जिस तरह से मगरबी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, ख़ासतौर पर मेरठ में कई पिछड़े इलाके हैं, जाकिर नगर, तारापुरी, श्याम नगर, डवाई नगर, इस्लामाबाद, इन इलाकों में पहले ही स्कूलों की बहुत कमी, सरकारी स्कूल जो हैं जहां कहा जाता है कि फ्री एजुकेशन है और बच्चों को तालीम देने के लिए वहां भेजा जाए, लेकिन सरकार दावे तो करती है, लेकिन इन इलाकों में उतनी तादाद में सरकारी स्कूल नहीं है कि वहां पे ये गरीब बच्चे पढ़ सकें। तो यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल की सीरीज जो है वो वहीं के लोगों ने डेवलपमेंट ये हुआ कि घरों में या फिर स्कूल बनाकर उन्होंने शुरुआत की। फीस बहुत कम होती है, लेकिन उनके लिए वही फीस बहुत ज्यादा है, 250, 300, 350 रुपए देना भी उनके लिए बहुत भारी होता है। लेकिन वो क्योंकि बच्चों को तालीम देना चाहते हैं तो वो इन स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं। लेकिन जब से कोरोना का ये कहर जो है शुरू हुआ और लॉकडाउन शुरू हुआ, फर्स्ट लॉकडाउन से ये 22 मार्च से स्कूल, उससे पहले से बल्कि क्योंकि वो खतरा शुरू हो गया था तो कई स्कूलों ने छुट्टियां भी अपने यहाँ कर दी थी, तो मार्च के हम शुरुआती हफ्तों में ले लें तो तब से ये स्कूल बंद हैं।
और इसके बाद से इन स्कूलों की फीस जो है वो बच्चे अदा नहीं कर रहे हैं। उनके वालिदैन का ये कहना है कि उनका भी काम मुतासिर हुआ है, उनका काम रोजगार बंद हो गया, नहीं चला, तो हम फीस कहाँ से बच्चों की दें, हम घर चलाएं कि हम फीस अदा करें। स्कूल वालों का ये कहना है कि अगर हमारे पास, क्योंकि उनके अखराजात जो हैं, जो असातिज़ा की तनख्वाहें हैं, जो वहाँ पे मुलाजिम हैं और दूसरे सफाई मुलाजिम, या बिल है, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी का है, और दूसरे अखराजात हैं, वो सब इस फीस से ही पूरे होते थे। इनमें से कुछ बच्चों की फीस अगर आ जाती थी तो उनसे अखराजात पूरे हो जाते थे, लेकिन ऐसे बहुत से स्कूलों का हमने दौरा किया, कई स्कूलों का, कि उन्होंने दिखाया हमें कि उनके पास 6 महीने से, गुज़िश्ता 6-7 माह से फीस का 1 पैसा भी नहीं आया है। बच्चों के वालिदैन ने फीस नहीं अदा की है, जिसकी वजह से अब ये हालात हो गए हैं कि उनका स्टाफ जो है वो धीरे धीरे छोड़ रहा है वहाँ से, वो कहीं और रोजगार तलाश रहे हैं, वो कहीं और रोजगार तलाश कर रहे हैं। तंजीर, हमारे पास चूंकि अब जो सिर्फ मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि जो मरकज में भी जो पार्टी बरसर इक़्तिदार है बीजेपी और हिज़्ब मुखालिफ यानी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं ही। मैं आप लोगों से एक फाइनल कमेंट जानना चाहता हूं कि इन हालात पर भूपेंद्र गुप्ता जी और नेहा बग्गा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मुल्क में लगभग हर रियासत में इसी तरह के हालात हैं। एक बहुत बड़ी आबादी अपने बच्चों को, अब स्कूल खुल भी जाए तो वो अपने आप को इस लायक नहीं समझती कि स्कूलों का फी अदा कर सके और बच्चों को पढ़ा सके। ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे नेहा बग्गा? 50 सेकंड में कहना है आपको, प्लीज। देखिए विशाल जी, एक सेंटर की तरफ से गाइडलाइन आई है कि 15 अक्टूबर से स्कूल्स खोले जा सकते हैं, पर स्टेट को ये डिसीजन लेना है कि वो स्कूल खोलना चाहते हैं अब या नहीं खोलना चाहते हैं। एक तरफ आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो बच्चे हैं, जो उनके अभिभावक हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ये पेंडेमिक का जो असर है वो भी सबको डरा कर कहीं खौफ में बैठा है। ये हमारे देश की स्थिति नहीं है, एंटायर वर्ल्ड में यही स्थिति है। लेकिन हम अभी अपने देश की बात कर रहे हैं, उठाकर देखिए, यूके की अभी अपने देश की बात कर रहे हैं, तमाम सारी कंट्रीज का यही हाल है। मैंने अभी पिछले हफ्ते ही यूनिसेफ और चाइल्ड ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से मध्य प्रदेश के तमाम सारे बच्चों से और अभिभावकों से चर्चा करी। ये बात सही है कि कई जगहों पर मोबाइल उपलब्ध नहीं है, कहीं मोबाइल उपलब्ध है तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एक बड़ी चुनौती है जिसमें ये बड़ी चुनौती है। भूपेंद्र गुप्ता जी, मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के नाते क्या कहना है आपका इन हालात पर? लगभग पूरे देश के हर रियासत में ऐसे हालात हैं। देखिए, अब तो जो है इस पेंडेमिक को करीब 6 महीने से ज्यादा समय हो रहा है, और सरकार के पास जो है इसके लिए एक रोड मैप होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। सरकार तो अभी चुनाव में उलझी हुई है, सरकारें गिराने में उलझी रही, सरकारों के पलटने में लगी रही, तो ये इन सब चीजों को सोचने के लिए इनके पास वक्त है ही नहीं। और ये जो आज अकेली इसकी हालत नहीं है, मैंने जैसे जिक्र किया था जी, कि किसी भी स्कूल के अंदर आज जो समझ लें कि मामा जी के समय से जो आरटी का पैसा है, उसकी जो इश्यूज हैं, उन सारे इश्यूज को जब तक आप रिट्रेस नहीं करेंगे, स्कूल जिंदा कैसे रहेगा? स्कूल जिंदा कैसा रहेगा? ये मैंने सिर्फ आप लोगों को इसलिए पूछ लिया ताकि आप लोगों के जहन में ये बातें रहें कि हालात बहुत आगे न जाने कैसे बनने वाले। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू में हमारा साथ देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। लॉकडाउन लगा है तब से कोई सैलरी नहीं मिली।